तो हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीषा। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मनी ट्री विद मनीषा पे। और आज मैं बात करूंगी कि न्यू सेबी गाइडलाइंस, ट्रेडिंग को लेके जो लोग अट्रैक्टेड रहते हैं हमेशा, उनके लिए सेबी की गाइडलाइंस आई हैं कि अब डीमैट सेल के तुरंत बाद जो लिमिट मिल जाती थी, जैसे कि आपने कोई भी शेयर आज बेचा तो उसके अगेंस्ट ना बेचते ही आपको कुछ लिमिट्स मिल जाती थी। और जल्दबाजी, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं ना, उनको कुछ ट्रेड लेना होता है और उनके पास फंड्स कम पड़ रहे होते हैं, तो वो क्या करेंगे, किसी अच्छी कंपनी का स्टेक जो उन्होंने लिया हुआ है, जो उनको लगता है कि अगले 1-2 महीने में आसपास वो वापस उसको ले लेंगे, वो क्या करेंगे ना, उसको सेल करके और उसके अगेंस्ट जो लिमिट देता है डीमैट अकाउंट, उससे फिर वो ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। तो उस पे रोक लगाने के लिए ये स्टेप बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू सेबी। आप भी मतलब ट्रेडिंग को रोकने का किसी किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली ट्रेडिंग कर करके ना सबसे ज्यादा जो रिटेलर्स होते हैं ना वो बर्बाद होते हैं। तो ये स्टेप अच्छा रहेगा कि उन्होंने वो जो लिमिट थी ना, कि उसी दिन उनको लिमिट मिल जाती थी, वो अब नहीं मिला करेगी आपको। आपको सेलिंग के बाद में वो T+1 सेटलमेंट के बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में दिखाना शुरू होगा, तभी आप नेक्स्ट बाइंग कर सकते हो। तो ये अच्छा स्टेप है, ट्रेडिंग इससे डिस्करेज होनी भी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया में डिफेंस सेक्टर का फ्यूचर क्या है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बहुत बड़ा प्लान है वो आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया को आप जानते हैं कि हम इंडियंस, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इंडिया वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट डिफेंस के इम्पोर्टर हैं। मतलब कि हमें अपने जो तीन तीन ओर से इंडिया का अगर मैप की बात करें तो ऐसे करके जो वी शेप में ऊपर से इंडिया की लैंड बाउंड्री है, वहां पे हम अपने प्रिय मित्र पाकिस्तान और दूसरे बड़े प्रिय मित्र चाइना से घिरे हुए हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट की जरूरत रहती है। और उसी को पूरा करने के लिए फिर हमें बड़े बड़े हथियार खरीदने पड़ते हैं। तो वी द इंडिया, हम लोग डिफेंस के सेकंड बड़े इंपोर्टर हैं। और उसके चलते हमें उसको अब इंपोर्ट कम करना और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आत्मनिर्भर भारत वाला प्लान बना हुआ है। ठीक है, ताकि हमारा वो जो पैसा बाहर जा रहा है वो घर में ही रहे, इंडियन इंडियन यूथ है उसको काम मिले, और जो इंडिया में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसको प्रमोशन मिले। इसी के चलते 3 बड़े-बड़े डिफेंस कॉरिडोर भी बनाए गए हैं। एक यूपी में है, एक एमपी में है, और एक उधर चाइना में, एक उधर तमिलनाडु में है, मतलब चेन्नई के आसपास कहीं है। ठीक है, तो उसी उसी मतलब उसी कड़ी में नेक्स्ट एक बिग पॉजिटिविटी आती है कि अमेरिका के ISPPE चीफ हैं, ये नाम तो मैंने इनका नहीं लिखा, बट अमेरिका के ISPPE चीफ ने अभी अभी अपना बयान दिया है। अपने प्राइम मिनिस्टर साहब वहां विजिट करने वाले हैं इंडो यूएस बाइलेटरल पार्टनरशिप को लेके। ठीक है, तो जो कि दोनों कंट्रीज के लिए ही बहुत अच्छा होगी, उनका कहना था। और उनके अकॉर्डिंग ये मनी कंट्रोल पे उनका पूरा आर्टिकल भी है, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप वहां से पढ़ लें। मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, जो उतना कंफर्टेबल नहीं है इस तरह के आर्टिकल पढ़ने के लिए, तो इस आर्टिकल में क्या क्या है वो आप सुन लीजिए। तो वो उनका कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग चाइना से बेहतर अब इंडिया में लगने लगी है, क्योंकि यहाँ कंपैरेटिव माहौल ज्यादा पीसफुल और ज्यादा अच्छा उनको दिखाई देता है। मतलब जो स्पेशली जो लीडर हैं, इंडिया के जो लीडर हैं वर्सेस चाइना के जो लीडर हैं, तो इंडिया के लीडर ज्यादा भरोसेमंद उनको लगते हैं। ठीक है, तो इसी के चलते और इसी के साथ अमेरिकन गुड्स जो भी अमेरिका में मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसके लिए भी इंडियन यूथ एक बहुत बड़ा मार्केट है। इंडिया के 140 करोड़ लोग एक अमेरिकन कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो इस तरह से दो दो अट्रैक्शंस हैं अमेरिकन कंपनीज के लिए। ठीक है, और ये इस तरह का बयान अपने पीएम साहब की विजिट से तुरंत पहले आना बहुत अच्छा है। ठीक है, और इसी के साथ सबसे ज्यादा जो बड़े इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं इस वक्त, वो अमेरिकन कंपनीज की तरफ से आ रहे हैं। और अमेरिकन कंपनी इस वक्त अपने R&D सेंटर्स भी इंडिया में खोल रही हैं। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स भी इंडिया में खोल रही हैं। ऐसा नहीं है कि केवल वो अपने आउटलेट स्टोर जैसे पहले होता था ना, केवल रिटेल शॉप, मतलब जो सामान बेचना है वो शॉप वो यहाँ खोल रही है, ऐसा नहीं है। अब चीजें यहीं पे बनेगी, उनकी R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन, नई नई चीजें बनाने का काम भी यहीं होगा। साइंटिस्ट आएंगे, या तो वो अमेरिका से साइंटिस्ट यहाँ आए, या वो यहाँ के अच्छे लोगों को नौकरी दे, लेकिन ये इंडियन इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। और अगले साल से 20 मिलियन iPhone 14s
का प्रोडक्शन भी इंडिया में होना शुरू हो जाएगा। आईफोन S14s पता नहीं कोई नया मॉडल होगा, मुझे नहीं पता। आईफोन के बहुत सारे मॉडल आते रहते हैं, हर साल लॉन्च करते रहते हैं कुछ कुछ। तो उसके जो 20 मिलियन पीसेज हैं वो अगले साल से इंडिया में बनेंगे। और एक्सपेक्टेड जीई इंजन डील जो बहुत टाइम से लटकी हुई थी इस चीज को लेके कि वो केवल हमें सेल कर रहे थे, वो हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे थे, लेकिन अपने पीएम साहब अड़े हुए थे कि नहीं, हम आपसे ये वाला विमान तभी खरीदेंगे जब आप हमें इसका टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेंगे। मतलब कि आप इसको कैसे बना रहे हो वो तरीका भी आप हमें जब तक हमें नहीं बताओगे ना, तब तक हम आपसे ये विमान नहीं खरीदेंगे। लेकिन इस विजिट पे इसकी की वजह से एचएएल के शेयर में भी बहुत तेजी है, बावजूद इसके कि उनके प्रॉफिट में फॉल हुआ है। लेकिन इस डील से अपने एचएएल को बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी मतलब वो होगी एचएएल को, और एचएएल वो वाला फिर जीई इंजन बनाया करेगा, और उसके बाद में हम वर्ल्ड को ये वाला इंजन एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी तक केवल 4 देशों के पास ये टेक्नोलॉजी है, और इंडिया विल बी 5th कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो इस तरह से इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लान्स में गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत बड़ा पुश है ही, क्योंकि गवर्नमेंट देखो जितना भी हथियार खरीदती है वो गवर्नमेंट खरीदती है, और गवर्नमेंट खरीद खरीद के इतना परेशान हो चुकी है कि ना तो लोगों को जॉब मिल रहा, मतलब गवर्नमेंट का इतना बड़ा तो खर्चा हो रहा है। आज अगर बात करूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टोटल बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस तरह के डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदने में जा रहा है, तो सोचो, और वो भी देश से बाहर जा रहा है, तो सोचो अगर वही चीजें इंडिया का यूथ बनाने लग जाएगा, तो एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, वो जो पैसा जो हमारे देश की सीमाओं से बाहर जा रहा था वो देश के अंदर ही रहेगा, यहाँ के यूथ को काम मिलेगा, है ना। तो ये अच्छा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी, और एचएएल के शेयर के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी बाहर से इंडिया में आएंगी एज अ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में, वो सारी की सारी ऑर्डर्स पहले एचएएल को मिलेंगे, क्योंकि यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है जिसके पास इतना, मैंने बताया था ना एक पुराने एक लेक्चर में बताया हुआ भी है कि एचएएल के नीचे छोटी छोटी 500 सब्सिडरीज हैं इसकी, जिसमें अलग अलग तरह के कहीं पे कुछ बन रहा है, कहीं पे कुछ बन रहा है, क्योंकि डिफेंस एक बड़ा, जैसे अगर एक बड़े मिसाइल की किसी भी बड़े इक्विपमेंट की बात करें तो उसमें अलग अलग छोटे छोटे जो पार्ट्स होंगे ना, तो वो छोटा पार्ट किसी किसी फैक्ट्री में बनेगा, वो छोटा पार्ट किसी और सब्सिडरी में बनेगा, तो ऐसे करके 500 सब्सिडरी है एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, उसके उस छत्ते तले 500 कंपनीज हैं। ठीक है, तो एचएएल के उन पूरे छत्तों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि ये जो इंडो यूएस, ठीक है। और उनका कहना था, देखो मैं मोदी जी की इसलिए फैन, मैं मोदी जी की वजह से नहीं हूँ, ठीक है, उनकी जो पर्सनालिटी है उनकी वजह से मैं उनकी फैन हूँ। और ये जो यूएस के जो चीफ साहब हैं, इनका कहना है कि तीनों प्रेसिडेंट, मतलब मिस्टर बराक ओबामा, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप और मिस्टर ये जो अभी अभी करंट प्रेसिडेंट है मिस्टर बिडेन, इन तीनों के साथ मोदी जी के बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। तो एक अच्छे लीडर की पहचान यही होती है कि वो सबसे अच्छी बना के रखता है, चाहे कैसा भी मतलब पर्सन हो, उन सबके साथ देखो तीन बड़े बड़े प्रेसिडेंट की अपने इधर एक पर्सनालिटी और उधर तीन पर्सनालिटीज, और तीनों के साथ इन्होंने बराबर टर्म्स मेंटेन करके रखे हैं। और इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो डेमोक्रेट जो इस वक्त जो डेमोक्रेट्स हैं, देखो दो पार्टी है अमेरिका में, एक तो डेमोक्रेटिक पार्टी है और एक रिपब्लिकन पार्टी है। तो जिसकी तरफ से भी राष्ट्रपति बने हुए हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो उनकी तरफ से इस विजिट पे अपने प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनको स्टेट डिनर का इन्विटेशन मिला है। और जो रिपब्लिकन है, जो जो वहाँ की सरकार है ना, जो वहाँ 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 अपने यहाँ जैसा नहीं होता कि जैसा संसद में जिस मतलब यहाँ जैसे यहाँ अपने यहाँ इंडिया में तो क्या होता है कि जो जिसकी मतलब सरकार भी उसी की होती है जिसकी संसद होती है ना, तो संसद में जिसका बाहुल्य है उसी की सरकार बनती है। लेकिन वहां ऐसा नहीं होता, वहां राष्ट्रपति अलग पार्टी से हो सकता है और जो वहां वहां की संसद है वो अलग पार्टी की हो सकती है। ठीक है, तो वहां इस वक्त संसद जो है वो रिपब्लिकन पार्टी की बनी हुई है, और उनके स्पीकर ऑफ द हाउस हैं, उन्होंने उस स्पीकर ऑफ द हाउस जिसको कांग्रेस कहते हैं उसके लिए उन्होंने एड्रेस करने के लिए मोदी जी को इनवाइट किया है। तो आप देख रहे हो कि जो दोनों पार्टीज हैं, रिपब्लिकन भी और डेमोक्रेट्स भी, दोनों पार्टीज मोदी जी को बराबर तवज्जो दे रही हैं। एक उनको स्टेट डिनर के लिए इनवाइट कर रहा है और एक उनको भाषण देने के लिए, उनको उनकी संसद में भाषण देने के लिए इनवाइट कर रहा है। तो ये इंडिया के लिए एक स्ट्रैटेजिक विन भी है। मतलब अमेरिका जो हमें कभी अपने बराबर का नहीं समझता था, कभी हमें अपने बराबर तक में नहीं बैठने देता था, हाँ, वो आज मतलब भाग भाग के इंडिया को इनवाइट कर रहा है, हाथ जोड़ जोड़ के इनवाइट कर रहा है।
तो ये इंडिया के लिए एज अ होल मतलब स्ट्रेटेजिकली और मतलब इंडिया इस तरह की जो डिफेंस डील्स होने वाली हैं और जो जो भी मतलब आगे अपने और यूएस के रिलेशनशिप डेवलप होंगे उन उन सब में बिग पॉजिटिविटी है। और ओवरऑल इन सारे इमोशंस का स्टॉक मार्केट पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। जो खास करके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, एफआईआईज हैं, वो भाग भाग के इंडिया की तरफ आके पैसा लगाएंगे, क्योंकि इस ऐसे कंडीशंस में इंडिया एक बहुत ही सेफ हेवन बन जाता है विदेशी निवेशकों के लिए। तो जो मैं बार बार आपको कहती हूँ कि अगले 10 साल इंडियन इकोनॉमी में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, उसका रीजन यही है कि अगले 10 साल मुझे ऐसा फील होता है, मैं ऐसा कुछ भविष्यवाणी नहीं कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा फील होता है कि जो पर्सनालिटी इस वक्त इंडिया को गवर्न कर रही है, जो पर्सनालिटी इस वक्त इंडिया को चला मतलब रूल कर रही हैं, वे पर्सनालिटी अगले 10 साल तो शायद जिंदा रहने वाली हैं। और उनको और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये अगले 10 साल इंडियन मार्केट्स के लिए भी बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि ओवरऑल देखो, एक तो अपने यहाँ वैसे ही बहुत अपॉर्चुनिटी है। मैं अपॉर्चुनिटी भी बताऊंगी इंडियन मार्केट्स में कि हम 140 करोड़ इंडियन ऑलरेडी बहुत बड़ा एक मार्केट है, ठीक है। चाहे कोई हमें बाहर से हेल्प करे या ना करे, हम अपने आप में ही पूरे हैं। उसके बाद एक ऐसा नेता जिसकी इतनी इज्जत हो रखी है, मतलब आज तक इंडिया में इस लेवल की इज्जत किसी नेता ने नहीं पाई जितना इस वक्त की जो अपनी करंट गवर्नमेंट के लीडरशिप को मिल रही है ना। तो ये बहुत बिग पॉजिटिविटी है। और ऐसे में शेयर मार्केट तो ग्रोथ करेगा अगले 10 साल, ठीक है। मतलब जब तक पार्टी इन पॉलिटिक्स ग्रोथ करेगी तब तक शेयर मार्केट। देखो, मुझे पार्टी का कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता कांग्रेस अच्छी है कि बीजेपी अच्छी है, मैं एक पर्सनालिटी की बात कर रही हूँ। जब तक ये पर्सनालिटी है तब तक वर्ल्ड में इंडिया की इमेज बहुत अच्छी है, रहेगी और होती चली जाएगी और इम्प्रूव करेगी, है ना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आज के लिए बस इतना ही। और देखो, ये वाली न्यूज आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगर मैं किसी शेयर को पिक करती हूँ तो उसके फंडामेंटल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिक्वायरमेंट्स, उस फंडामेंटल उस कंपनी में कौन पैसा लगाएगा, मतलब रिटेलर पैसा लगाएगा, उस कंपनी में कौन पैसा लगाएगा, मतलब कि क्या कंडीशंस हैं, ये पता करना बहुत जरूरी है। बिना वो पता किए सिर्फ टेक्निकल चार्ट पढ़ के और किसी शेयर में निवेश करना ठीक नहीं रहता, हम ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह की न्यूज देखने के बाद उस कंपनी में अपॉर्चुनिटी दिखाई देती हैं और लगता है कि हाँ भाई, अगला 1 साल पूरा अपना पैसा सेफ है, कहीं नहीं जाएगा। इसलिए मैं ये सब चीजों पे नजर रखती हूँ और मेरी यूपीएससी की स्टडी में भी मैंने इस तरह का सब कुछ बहुत पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, टेक केयर, टाटा, बाय बाय। और अगर इस वाले लेक्चर में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, XYZ आपको कोई टर्म नहीं समझ में आ रही, या आप जानना चाहते हैं कि ये क्या चीज है, इससे देखो, मैं कोई भी न्यूज उसका शेयर मार्केट पे इम्पैक्ट उस पर्सपेक्टिव से पढ़ती हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ इंडो यूएस रिलेशनशिप नहीं समझाना था, लेकिन इस विजिट से इंडिया के शेयर मार्केट पे क्या फर्क पड़ेगा वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, टेक केयर, टाटा, बाय बाय। और कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में डालो, मैं बताती हूँ।